7 बजे से डीडी स्पोर्ट्स पर। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की समाजी, इक्तिसादी और माहौलियाती मौज़ूआत पर पेश खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस प्रोग्राम में आज बात एग्जामिनोफोबिया की। जी हाँ, दूसरे लफ्ज़ों में हम इन्हें एग्ज़ाम सिकनेस भी कहते हैं। एग्ज़ाम्स के ज़माने में अक्सर बच्चों में स्ट्रेस देखा जाता है। बच्चों की ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हर साल परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम के ज़रिए स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं। इसके बावजूद एग्ज़ाम के ज़माने में ज़्यादातर बच्चों में कई तरह की परेशानी देखने को मिलती है। ऐसी परेशानियां मुमकिन है एग्ज़ाम सिकनेस या एग्जामिनोफोबिया ये हो सकती हैं। तो क्या है एग्जामिनोफोबिया या एग्ज़ाम सिकनेस और स्ट्रेस, और कैसे अपने बच्चों को हम इससे बचा सकते हैं, इसी को समझने के लिए हमने इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी मौजूद हैं, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की डीन प्रोफेसर सुस्मिता लाखियानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द स्टूडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम फोबिया की। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर सुस्मिता, ये एग्ज़ाम फोबिया या एग्ज़ाम स्ट्रेस आखिर है क्या? स्ट्रेस इज़ समथिंग वेयर हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ आ रही है और उसको हम नेगेटिवली विजुलाइज करें। हम पहले से ही सोच के बैठ जाएं कि ये जो चीज़ सामने टास्क आ रहा है ये मैं नहीं कर पाऊँगा। सो उसको एक दूसरा उसका फॉर्म हमारे दिमाग में जो चलता है, जो मैकेनिज्म चलता है, दैट इज़ व्हाट इज़ स्ट्रेस। जी, तो प्रोफेसर हनीत, हम बात करें एग्ज़ाम फोबिया की, तो कुछ ज़्यादा ही बच्चे सोचने लगते हैं कि हमने उन पढ़ाई ठीक से नहीं, हालांकि बच्चों ने पढ़ा होता है, चाहे वो परफेक्शनिस्ट हो, चाहे उन्होंने पूरा पढ़ा हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा, उन्हें भी डर लगता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक ऐसी स्टेजेस है जिसमें आपको लग रहा होता है कि शायद आपने उतनी मेहनत नहीं की जितनी आपको ज़रूरत थी। जबकि मैं ये कहना चाहूँगी कि हम भी बचपन में हमने भी देखा है, आपको आता सब कुछ होता है, क्योंकि आपने जब अगर क्लास में ध्यान से पढ़ा है, आपने उसे समझा है, तो आपके कहीं ना कहीं जहन में वो चीज़ होगी ज़रूर। राइट टाइम पे रिप्रोड्यूस करना, वो जो एक सिस्टम होता है उस समय, जो एक सिचुएशन होती है उस पर रिप्रोड्यूस करना, शायद वहाँ पर बच्चों को लग रहा होता है कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते भी हैं और बात भी करते हैं कि उन्हें एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि सीबीएसई या सभी बोर्ड जो है अपने टेस्ट पेपर ज़रूर डालते हैं बोर्ड अपनी वेबसाइट के ऊपर। अभी मैं बात कर रही थी तो मुझे पता चला है कि उन्होंने पिछले 8-10 साल के टेस्ट पेपर्स डाल के रखे हुए सीबीएसई ने। तो घर पे एक थोड़ा सा माहौल बना के एक पेपर उन्हीं 3 घंटों में करके एक बार देख लीजिए। दिस विल गिव यू, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल कम टू दैट सिचुएशन ऑफ हैंडलिंग द स्ट्रेस। मतलब हम जितना उस सिचुएशन की प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आप कन्वीनियंट स्टेज में आते जाएंगे। जी, तो प्रोफेसर हनी, जैसे कि आप कह रही हैं कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कहीं ना कहीं तैयारी की होती है और आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हैं। प्रोफेसर सुस्मिता, कैसे, अब ये तो एक प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है, माइंड को काम रखने की ज़रूरत है, तो क्या किया जाना चाहिए कि आपका माइंड काम रहे, शांत रहे, स्ट्रेस और टेंशन ना हो? एक्चुअली जो स्ट्रेस की बात करते हैं हम, स्पेशली एग्ज़ाम्स की, तो उन दिनों में हम जो सोचते हैं कि स्ट्रेस ना हो, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि जहाँ पर कंसिस्टेंसी रहे हमारी, जहाँ पे परसिवरेंस रहे। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि कौन सी सेंटेंसेस, कौन सी चीज़ें हम अपने मन को खुद बोलते हैं। पेरेंट्स क्या स्टेटमेंट्स देते हैं और स्टूडेंट्स फिर उन स्टेटमेंट्स को अपने मन में फिक्स कर लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। नाउ इट डिपेंड्स कि पेरेंट्स क्या बोलते हैं, तो वो सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद वो जो स्टूडेंट्स एक अपनी पिक्चर बनाते हैं दिमाग में, सो दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव पिक्चर विच दे मेक। और वहाँ से स्टार्ट होता है कि एक स्टूडेंट अपने आप को कैटेगराइज करता है। तो अगर एक हम मैकेनिज्म लें, लाइक आई एम फ्रॉम आर्ट एजुकेशन बैकग्राउंड, तो आर्ट में एक मैकेनिज्म है वेयर यू कैन मेडिटेट एंड देन आफ्टर मेडिटेशन यू कैन
एक्चुअली उसको हम विजुअल फॉर्म में डाल सकते हैं। जी। तो जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, स्टूडेंट्स का एक या हर इंसान का एक अपने बारे में एक सेल्फ इमेज होती है, विच इज़ अ वेरी रियलिस्टिक इमेज एज पर द पर्सन इज कंसर्न्ड। आप ये सोचते हैं कि आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं फिलोसफी या साइकोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, एनी सब्जेक्ट, यू नो, आई एम नॉट गुड इन दैट, और अपने आप को हम बार बार एक ही बात बोलते हैं। तो अगर हम शुरू से एक मन में धारणा ले आए कि यस आई हैव ऑल द पोटेंशियल्स, जो कि हमें बाहर का एनवायरनमेंट और बोल रहा है, मे बी टीचर्स आर टेलिंग, मे बी द पेरेंट्स आर सेइंग, मे बी XYZ, एनीबडी फॉर दैट मैटर इज सेइंग। सो अगर हम ये सोचें कि ये जो बाहर की चीज़ है ये अलग है, बट व्हाट इज इट दैट आई वांट, तो अब उसके अंदर एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस विच वी हैव आल्सो ट्राइड एंड टेस्टेड, कि जहाँ पर आप एक पैराग्राफ लिखते हैं कि आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, वट एवर वी थिंक ऑफ, तो एक रियलिस्टिक पैराग्राफ, एंड देन वी कैन चेंज दैट पैराग्राफ इनटू अ पॉजिटिव पैराग्राफ वेयर आई एम सेइंग जहाँ पे नॉट गुड है वहाँ पर हम उसको सर्कल कर दें, एंड देन आई कैन फैथम मैथ्स, and then we are visualizing that and we are focusing on it, and then visualize करते हुए हमारे दिमाग में जो भी images आती हैं, अगर हम उसको ड्राइंग या स्केच या कोई भी ऐसे सिंबॉलिक तरीके से उसको ड्रॉ करते हैं, तो उसी के ऊपर रात को सोने से पहले में भी वी आर अगेन यू नो मेडिटेटिंग ऑन दैट, थिंकिंग ऑन दैट, एंड इन द मॉर्निंग अगेन in a regular way, you know, if we are consistently telling ourselves that I have the highest potential, I can fathom maths, I can fathom whatever subject, you know, so gradually क्या होगा कि that is going to become our permanent way of thinking, and then that self confidence will come. जब एक बार ये self confidence आता है तो फिर वो stress चला जाता है. So there is a linkage between the self confidence and the stress, and art can be used. जी, बिल्कुल, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि कैसे आर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की अभी हमने बात की कि कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है बच्चों को, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, फोबिया होता है। प्रोफेसर हनीत, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कंसिस्टेंसी की यहाँ बात हो रही है, और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो किस तरह की कंसिस्टेंसी पढ़ाई में होनी चाहिए कि जिससे कि बाद में आपको स्ट्रेस ना हो। अभी हमने बात की कि सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ कॉन्फिडेंस की, और क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, और कंसिस्टेंसी किस तरह से इसमें कम कर सकती है स्ट्रेस को। जैसा सुष्मिता जी ने बोला, ये बच्चे अपने आप भी सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स और जो अभिभावक हैं उनका भी बहुत रोल है। आप भी अपने बच्चों के साथ जब बातचीत करें तो मेक देम रियलाइज देयर इज अ पॉजिटिव साइकोलॉजी, मेक देम रियलाइज ऑफ देयर पोटेंशियल्स इन विच एवर फील्ड। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो सिर्फ एकेडमिक की ही बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे आप कोर्सेज हैं, स्किल्स हैं। अब तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हमें इतना दायरा बढ़ा दिया है आपकी पोटेंशियल्स को, आपके टैलेंट को आगे लाने का, कि आप कुछ भी एरिया में जहाँ पैशनेट है उससे आप परस्यू कर सकते हो, उससे आप अपना करियर बना सकते हैं। अब इतने एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जहाँ बच्चों ने कुछ अलग ही करके दिखा दिया, विच प्रॉब्ली दे वर नॉट इवन यू नो फेमिलियर विद, नॉट जस्ट रिलेटेड टू एकेडमिक्स, बट दे ओवरशाइंड। कंसिस्टेंसी की जहाँ तक बात है, जो आपका मन करता है, जिसमें आपको लगता है आपको पैशन है, आप अच्छे से कर सकते हैं, उसे आप धीरे धीरे आगे अपने लेवल में ही आगे बढ़ाते जाए। इसे हम ये भी कहते हैं एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। रात को बैठकर देखिए कि आपने आज अपने टैलेंट को, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक छोटी सी चीज़ की है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी छोटी सी चीज़, और उसे आप डायरी कर लीजिए या लिख लीजिए या अपने जहन में डालिए कि आज मैंने अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए ये छोटा सा कदम उठाया। कुछ भी छोटा कदम हो सकता है, चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। ये छोटे छोटे कदम भी आपके, जैसे मैम कह रही थी, सेल्फ कॉन्सेप्ट में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप बचपन से ही अपने अभिभावकों से भी ये मैं दरखास्त करूँगी कि अपने बच्चों में ये छोटी छोटी आदतें शुरू से ही डालना शुरू कर दीजिए, ताकि उन्हें बाद में आगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम ना लगे, वो उनके पैटर्न ऑफ लाइफ बन जाए। जी बिल्कुल। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ यहाँ पर पेरेंट्स का भी काफ़ी रोल होता है। प्रोफेसर सुष्मिता, अगर बात करें कि पेरेंट्स का रोल होता है, लेकिन टीचर्स का कितना बड़ा रोल होता है? स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए एक बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, या फिर उसको एग्ज़ाम स्ट्रेस ना हो इसके लिए? अगेन बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स भी अपने एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दें कि द वर्ड्स विच दे आर यूजिंग इन द क्लासेस, दे शुड नॉट बी यूज्ड वेरी एक्स्ट्रावेगेंटली
और दे शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, बिकॉज स्टूडेंट्स के ऊपर उसका एक भारी छाप पड़ता है और ना केवल उस वर्ड को वो सुनते हैं, अगेन उसकी एक पिक्चर बनाते हैं, एंड देन फॉर एवर दैट स्टेटमेंट और दैट पिक्चर बिकम्स वेरी परमानेंट इन देयर माइंड। जी। तो जो शब्दावली का हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो पेरेंट्स का और टीचर्स का दोनों का ही ये दायित्व है कि encouragement is the key, and again compassion. So encouragement or compassion, these both words are, I think they can really create wonders. कि अगर किसी स्टूडेंट को बार बार ये कहा जाए नहीं तुम कर सकते हो, पहले से देखो कितना बेहतर किया, जी, rather than pinpointing ये नहीं किया या ये नहीं आता, बल्कि फोकस कि पहले देखो तुम्हें ये भी नहीं आता था लेकिन आज आ गया. So these kind of small little statements, you know, it makes wonders in the student's life. Appreciation, compassion, empathy. I think these things are the key, and that should be the base. जी बिल्कुल। किसी भी स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहा है किसी कंपटीशन की, बोर्ड के एग्ज़ाम की, चाहे वो 10th का हो 12th का है, बहुत ज़रूरी है अप्रिसिएशन और कंपैशन। ये अब जब आप बात करें बच्चों से, स्टूडेंट से, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो भी पिछले 7 सालों से परीक्षा पर चर्चा, ये एक प्रोग्राम करते हैं एग्ज़ाम में बच्चों के स्ट्रेस पर लेकर वो चर्चा करते हैं। 8th एडिशन उनका आने वाला है जिसके लिए करीब 3 करोड़ स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। 5 लाख पेरेंट्स एंड 19 लाख टीचर्स ने इसके लिए रजिस्टर किया है, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में उस पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। इस पर अगर हम पिछले साल की बात करें प्रोफेसर हनीत, तो उन्होंने गैजेट्स को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा इसके लिए भी एक रूल्स होने चाहिए कि आप किस समय पे इसका इस्तेमाल करें, किस समय पे ना करें, खाने के समय ना करें, या फिर नो गैजेट जोन होना चाहिए। इसको आप कहाँ तक समझते हैं कि वैलिड है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? मैं आपकी बात से एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि आपने कहा पिछले 7 सालों से हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बारे में बात कर रहे हैं। जो भी हमें इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, एक बार आप और चैनल्स पे जाके, किसी भी पब्लिक चैनल पे जाके इन सभी एपिसोड्स को ज़रूर देखिए। हर एपिसोड में एक नई बात है, एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, जिससे वो बहुत ही मन से बताते हैं, मन की बात में बताते हैं, और बताते हैं कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम फोबिया या जो भी डर है एग्ज़ाम्स को लेकर, उसके बारे में बात करनी है। तो आप वो भी बिल्कुल 7वां 8वां जितने भी एपिसोड्स हो चुके हैं उन्हें ज़रूर देखिए। हर उसमें तो उन्होंने एक नई बात कही है, और प्राइमरीली जो उन्होंने कहा है उसको उन्होंने जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लेकर आए उसमें इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की है कि किसी को किसी भी बात का डर ना हो। अब आपकी बात जो गैजेट्स को लेकर है, ट्रूली वी बिलीव इन दैट। सी, माइंड तो उतना ही स्पेस ले सकता है, मल्टीटास्किंग आप कितनी कर लेंगे। आप अगर मल्टीटास्किंग कर भी रहे, मैंने बच्चों में बहुत सी आदत देखी है, वो खाना भी खा रहे हैं, साथ में फ़ोन भी चल रहा है और टीवी भी चल रहा है, और टीवी पढ़ते पढ़ते कई लोग कह रहे होते हैं मैं पढ़ाई अच्छी करती हूँ। मैं खुद जानती, एग्जैक्टली मैं कई लोगों को जानती हूँ, कहते हैं हमारे हम जब मैथ्स कर रहे थे तो मैं म्यूजिक पीछे चला के चलती हूँ मैथ्स के लिए। आई डोंट नो, मेरे से तो ऐसे नहीं होती। मुझे लगता है जब मैं कुछ लिख भी रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, जब मैं उसको चाहे 15 मिनट ही किया है, वो भी अपने आप में इतना एग्जॉस्टिव हो जाता है क्योंकि मेरा पूरा अटेंशन वहाँ पर है और कोई चीज़ चल नहीं रही है मेरे दिमाग में। हाँ, ये स्विच ओवर करना बहुत मुश्किल होता है कि आप एक टास्क से दूसरे टास्क में आए, लेकिन जब भी आप किसी भी चीज़ को करें उसमें कोशिश करें कि 100% दे। तो मेरा मानना ये है कि जिस काम को आपको 1 घंटा लगा, अगर आप उसमें पूरा ध्यान लगा करेंगे तो वो आपको 15 मिनट में हो जाएगा। 15 मिनट में काम खत्म करिए और खेलने जाइए। जी बिल्कुल। तो आपने कहा कि फोकस करके जो भी आप कर रहे हैं उस समय पर उस पर ध्यान दें। प्रोफेसर सुष्मिता, अगर हम बात करें आर्ट की, तो ये किस तरह से हेल्प कर सकता है? क्या फोकस बिल्डिंग में आर्ट की मदद ली जा सकती है, मेडिटेशन, या किस तरह से हम फोकस बिल्डिंग कर सकते हैं? अगेन आर्ट में जैसे अभी हमने पहले भी बात की कि आप अपना एक फोकस करिए, विजुलाइज करिए अपनी इमेज को लेकर, या आप जो करना चाहते हैं वो एक पैराग्राफ बनाइए, उसके ऊपर आप विजुलाइज करिए, एंड ब्यूटीफुल विजुअल्स दे कम इन। एंड अगेन अगर आप चाहते हैं कि एक एडिक्शन है आपको, मान लीजिए किसी गैजेट की आपको एडिक्शन है एंड यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, बट आप इतने मजबूर हैं, इतना मज़ा आ रहा होता है, यू नो, टू स्क्रॉल इट। सो देयर कम्स अगेन दैट व्हाट काइंड ऑफ अ काउंटर सजेशन वी आर गिविंग हियर। वी कैन रियली राइट दिस दैट I totally, when I study I have a very strong focus. तो अगर ये लाइन हम पूरा ये डालते हैं कि my sittings are very long,
और आई एन्जॉय स्टडीज़ एज आई एन्जॉय मूवीज़. सो अगर इन लाइन्स पे हम डेली फोकस करें बिफोर वी आर स्लीपिंग, बिकॉज दैट इज़ द टाइम जहाँ सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जी. तो आपकी इमेज ही वैसी बन जाएगी. और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो जो आदत है, while you are scrolling, जी. there is a kind of again a backing of few sentences maybe which tells you कि you don't like scrolling, and अपना again telling yourself that today I have done so much, thank you that I had that kind of a potential. तो जितना आज के दिन हमने कर लिया, जैसे अभी हनीत जी ने भी बोला कि जितना हमने कर लिया ग्रैटिट्यूड, कि इतना पोर्शन ऑफ स्टडीज आई हैव डन टुडे, सो आई एम वेरी थैंकफुल आई हैव दैट पोटेंशियल, एंड देन थैंकिंग ऑन इट. और कल के लिए डिटर्मिनेशन कि कल जो दिन आ रहा है उसके अंदर मुझे ये चीज़ें करनी है. सो देन दैट स्ट्रेस इज गोइंग टू चेंज इनटू डिटर्मिनेशन. जी. और अगले दिन अगेन स्टार्टिंग द डे विद काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन एंड ग्रैटिट्यूड. अब आपका जो पूरा दिन है वो आपका उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पर आपने डिटरमिन किया है. तो जो गैजेट्स की बात आती है तो ऑटोमेटिकली इन फ्यू डेज वन विल बी एबल टू ओवरकम दैट, क्योंकि अब आपका जो दिन है दैट इज डायरेक्टेड बाय द डिटर्मिनेशन विच यू हैव टेकन राइट इन द मॉर्निंग. तो जब भी आप टाइम वेस्ट करेंगे, सो देयर विल बी अ वॉइस विच इज वेरी सॉफ्ट इन द बिगिनिंग, बट इफ यू कीप डूइंग इट, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो जो वॉइस है दैट इज गोइंग टू बी लाउडर, और उसको आप सुन पाएंगे और उस पर अमल भी कर पाएंगे. तो बट इट हैज़ टू बी वेरी कंसिस्टेंट कि अपनी इमेज आप कैसे क्या अपने आप को बोलते हैं कि मुझे गैजेट्स में अच्छा नहीं लगता, तो नहीं लगने लग जाएगा फिर. जी बिल्कुल. तो यहाँ पर ये जो हमारे गेस्ट बता रहे हैं कि पढ़ाई तो करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ और भी क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उस पर ध्यान दीजिए. ग्रेटिट्यूड, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इस पर भी ध्यान दीजिए जिससे कि आपका फोकस बने, एक रूटीन बने, एक डिसिप्लिन बने. प्रोफेसर हनीत, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रही थी? मैं इसमें ये ऐड करना चाह रही थी कि गैजेट से भी हम बहुत चीज़ें सीखते हैं. जी. मैंने खुद बहुत सारे प्रोग्राम्स देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे टाइम वेस्ट के लिए ही देख रहे हैं. अगर आपको एक वीडियो देखना है तो कुछ ऐसा वीडियो देख लीजिए जो आपकी पढ़ाई या उस समय, पूरे साल आप कुछ भी देखिए, उस समय आपको वो इमेजेस भी, जैसे मैम कह रही है, वो इमेजेस भी आपके जहन में रहती हैं. जी. वो वीडियो जो है वो भी आपको हेल्प करता है, इंस्पायरिंग होता है. या आपके अब तो इतने सारे वीडियोस आपके अपने कंटेंट पे ही बेस्ड है. जी. बहुत चीज़ें आपको मिल जाएगी. तो एक और अगर मूवी ना देखकर अगर आप वो मूवी देख लें जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो आपके और भी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपका एक तरह का इंजॉयमेंट भी हो जाएगा. तो खाना बनाते, अगर आप खाना खाते समय अगर आप कुछ टीवी पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ऐसा देख लीजिए जो आपके काम में भी हेल्प करे, पढ़ाई से रिलेटेड हो जाए. जी. और साथ ही अभी हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले एपिसोड की, जो पिछले साल उन्होंने परीक्षा पर चर्चा की थी. तो उन्होंने एक बात और बोली थी कि 3 तरह का स्ट्रेस होता है, या तो इंड्यूस्ड बाय पीयर प्रेशर, या फिर पेरेंट्स, इंड्यूस्ड बाय पेरेंट्स, या फिर सेल्फ इंड्यूस्ड होता है. अगर हम पीयर प्रेशर की बात करें तो ये भी देखा गया कि कंपैरिजन बहुत देखने को मिलता है. बच्चे खुद भी करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, देखिए आपका दोस्त तो ऐसे करता है, या फिर वो बच्चे खुद भी ये प्रेशर लेते हैं. क्या कहेंगे इस पर आप, प्रोफेसर हनीत? ये बहुत नेचुरल एक प्रोसेस हो जाता है जिसमें एक पीयर प्रेशर, ये सिर्फ बच्चों में नहीं है, ये हम में भी है कि हम भी एक पीयर प्रेशर में आ जाते हैं. बट तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए. इसको पॉजिटिव लीजिए. मुझे कोई बुरा नहीं लगता कि अगर हम किसी और से कुछ सीख रहे हैं, तो अगर किसी में कुछ एक अच्छी आदत है, उसको हमने देख लिया है पॉजिटिविटी. मैं तो आपके सामने बैठ के भी आपको एडमायर कर रही हूँ, आपको देख रही हूँ, उनसे सीख रही हूँ कुछ भी चीज़ अगर आपको लग रहा है तो उसको प्रेशर मत लीजिए. यू डोंट हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू जस्ट हैव टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ. देयर इज अ डिफरेंस, एक्सेप्ट योर सेल्फ. आप जैसे उसको एक्सेप्ट करिए और अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश करिए. वो पॉजिटिव भी है, आपसे भी कुछ लोग सीख रहे होंगे, इसे भी अपने दिमाग में रखिए. जब आप भी कुछ कर रहे हैं तो आप भी वही पीयर हैं जो किसी और के ऊपर भी प्रेशर डाल सकते हैं. तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव लेकर चलिए और कुछ चेंज लाने की कोशिश करिए, इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करिए. जी बिल्कुल. तो जैसे कि पीएम ने भी बोला था कि मेक फ्रेंड्स जो कि आपके से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, जिनसे कि आप इंस्पिरेशन लें. जैसे कि अभी प्रोफेसर हनीत ने कहा, उनसे सीखिए, बजाय इसके कि आप डिमोटिवेट हो, आप उनसे और बेहतर सीख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं. प्रोफेसर सुस्मिता, इसके साथ साथ डाइट का, एक्सरसाइज का, इस सब का कितना बड़ा रोल होता है इस एग्ज़ाम फोबिया से बचने के लिए? एक्चुअली जो एक्सरसाइज है, जैसे कि
प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ज़्यादा इस पे जोर देते हैं योगा के ऊपर। और एक्सरसाइज इज़ द टाइम जहाँ पर हमारा पूरा जो फोकस है वो हम एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं। जब न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं वेयर द माइंड एंड बॉडी एंड एवरीथिंग इज इन वन डायरेक्शन, तो एक थॉटलेसनेस की स्टेट आती है जो आर्ट में भी आती है। तो दैट स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पर आप एक टोटल आपको एक ब्रेक मिलता है, एक स्ट्रेस से ब्रेक मिलता है, एक सब्जेक्ट का जो स्ट्रेस है उससे ब्रेक मिलता है। कई आर्ट वर्कशॉप्स हैं जो स्टूडेंट्स जब करते हैं तो उसमें उन्होंने ये भी बात लिखी है कि while I was doing art, so there was no subject or assignments in my mind. So जो योगा का या एक्सरसाइज का और जो आर्ट का आपस में अमेलगमेशन है वो सारी चीज़ें एक ही चीज़ पे लाती है कि जो एक लगातार एक थॉट चलता जाता है उस पर ब्रेक लाना और वो जो रेस्ट मिलता है बीच में, सो उससे हमारा जो अटेंशन स्पैन है, रिटेंशन स्पैन है, वो हमारा बढ़ जाता है। और डाइट अगेन, अगर आप कुछ तला हुआ खाते हैं या ये जो ऐसी जो चीज़ें हैं तो उससे आपका फोकस डेफिनेटली ख़राब होता है। इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। बिल्कुल, हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बॉडी बहुत ज़रूरी है और हेल्दी तभी रहेगी जब आप हेल्दी फूड खाएंगे। प्रोफेसर हनीत, हमने बात की डाइट की, एक्सरसाइज की, इसके अलावा एग्ज़ाम के दिनों में स्ट्रेस ना हो इसलिए हमें शुरू से ही एक प्लान वे में तैयारी करनी चाहिए, पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड, उसको डिसिप्लिन, और उसमें बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि ये स्ट्रेस से एग्ज़ाम के दिनों में बचा जा सके? कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमने अपने एक्सपीरियंस से ही किए। देयर इज़ नो फिट रूल टू एवरीथिंग। हाँ, लेकिन इन सभी चीज़ों का, जैसे हम आज चर्चा करें, इन सभी का कुछ ना कुछ रोल है। जैसे कि आप एक थोड़ा सा शेड्यूलिंग करके देख लीजिए, अपने दिनचर्या को थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करके बना के देख लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा स्टिक भी हो, देखिए बच्चे ही हैं और कुछ ना कुछ तो डेविएट भी करेंगे, हम भी डेविएट करते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप 80% उस शेड्यूल पे कुछ 80% दिनों तक तो रहें। एक हफ्ते बाद फिर दोबारा पूरा बहुत लंबा प्लान भी मैं नहीं रेकमेंड करती हूँ। आप 2 दिन का बनाइए, 2 दिन के बाद लागू करके देखिए, जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करिए, फिर 2 दिन के बाद दोबारा शेड्यूल बनाइए। आप उसको अगर 80% भी लेकर जाएंगे जैसा, और अपना स्ट्रेस कम करेंगे, अपने खाने पीने का, एक स्पोर्ट्स की आपने बात कहा था, ये मैं इसमें ये भी चीज़ डालना चाहूँगी क्योंकि हमने भी बहुत सारे, अब स्पोर्ट्स को हम भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। स्पोर्ट्स खेलना ये तो ज़रूरी है कि एक थॉटफुल स्टेज में, थॉटलेस स्टेज में आप जाते हैं, वो तो ज़रूरी है ही। उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स बहुत चीज़ें दिखाता है। गिरना, गिर के उठना, हार को अपना मानना, ये ज़रूरी नहीं है मैं हमेशा ही फर्स्ट रहूँ। हर इंसान लास्ट तक नहीं पहुँचता है, लेकिन जब आप वो दौड़े हैं, उस दौड़ में जो आपकी मसल स्ट्रेंथन हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो कहना चाहती हूँ, वो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास में बहुत फर्स्ट आए, ज़रूरी नहीं है कि आप 90% आए, लेकिन जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, जो आपने कॉन्सेप्ट्स लर्न किए हैं, वो भी आपको ज़िंदगी भर याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में हेल्प करेंगे। जो आपकी ये धीरे धीरे छोटी छोटी आदतें बनेंगी वो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएंगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास में क्यों लाएं आप 90%, कितने बच्चे लाएंगे, लेकिन आप एक रूटीन बनाइए, अपने आप को एक ऐसा सक्षम बनाइए कि आप कोई भी चैलेंजेस को लाइफ में ले सकें और उसको विद अ स्माइल ले सकें। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, आई फील। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कैसे आप प्रेशर को डील कर पाएँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्रोफेसर सुष्मिता, हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेशर की। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है उसे नहीं हैंडल कर पाते। जैसे कहा कि रिजिलियंस होना बहुत ज़रूरी है, उसको कैसे धीरे धीरे बिल्ड किया जा सकता है बच्चों में? देखिए, प्रेशर आता है अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक हम जब नेगेटिव चीज़ विजुलाइज करते हैं, प्रेशर एक वहाँ से आता है, कंपटीशन से आता है, कंपैरिजन से आता है। तो जैसे अभी इन्होंने बात की, मैं वहीं से ही थोड़ा सा लूँगी कि जैसे इन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स में एक एटीट्यूड बिल्डिंग होता है जो बहुत ही पॉजिटिव सेंस में होता है। तो इसी तरीके से जो आर्ट में जो रेजिलियंस की बात है, परसिवरेंस की बात है, तो वो वहाँ पर भी एक आपकी जो सोच बदलने का एक काम करती है। कहने को वो एक आर्ट किया जा रहा है, आर्ट इंटीग्रेशन की बात की है जैसे NEP 2020 में भी। तो उस वहाँ पे भी हम यही देखते हैं कि इसको आखिर डाला किस लिए गया है, आर्ट को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ के पढ़ाने की जो बात हो रही है वो किस लिए हो रही है। और अगेन इफ़ वी कम बैक टू आर्ट, उसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आर्ट का जो नेचर है उसमें ऐसी चीज़ें कुछ इनबिल्ट हैं
which actually works on perseverance and no comparison and resilience. कि आप देखें जब कोई स्टूडेंट आर्ट करता है या कोई भी करता है तो बीच में एक टाइम आता है कि जहाँ पे उसको लगता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना ये अच्छा बनेगा नहीं, और वहीं पे दिल करता है उसका कि अब ये छोड़ दूँ, ये कलर ठीक नहीं लगा, इसको छोड़ दिया जाए, ये तो पूरी शीट खराब हो गई है. सो दैट इज द टाइम टू होल्ड योर सेल्फ एंड टेल योर सेल्फ नहीं, आई हैव टू रियली कंटिन्यू, और ये अंत में ज़रूर अच्छा बन जाएगा. एंड नॉट टू रियली थिंक ऑफ कि बहुत अच्छा उस स्टैंडर्ड का बनाना है. आई हैव टू ओनली गिव माई 100%. अब एंड क्या बनेगा, वन डजंट हैव टू थिंक ऑफ इट. तो ये जो आर्ट के प्रोसेस में जो एक एटीट्यूड बिल्डिंग है कि हर एक की आर्ट वर्क बिल्कुल अलग होगी, सबका ड्राइंग पेंटिंग सबकी अलग होगी, तो वहाँ पर एक एटीट्यूड बनता है कि सबकी अपनी अपनी जगह पर सुंदर है जी. और डिफरेंट तरह के फ्लावर्स हैं. प्लम इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, फ्रूट्स हैं अलग अलग. सो चेरी का एक अपना रोल है, प्लम का एक अपनी ब्यूटी है, हर आर्ट वर्क की एक अपनी ब्यूटी है. सो सिमिलरली इन अ वेरी ऑर्गेनिक वे, सबलिमिनली ये एक स्टूडेंट में ये जाता है कि मेरा जो आर्ट वर्क है वो डिफरेंट है, उसका डिफरेंट है, और सब अपनी अपनी जगह ठीक है. सो नो कंपैरिजन, एंड आई हैव टू जस्ट कंटिन्यू विद इट. मुझे इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है अभी नहीं दिख रहा लेकिन कंटिन्यू करते जाना है. और लास्ट में जब वो देखेंगे कि सोचा नहीं था और इतना अच्छा बन गया, सो देन अगेन इन स्टडीज ऑल्सो दिस एटीट्यूड इज गोइंग टू गो कि बीच में तो घबराहट होती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट आई हैव टू कंटिन्यू टिल द वेरी एंड. जी, तो यहाँ पर एंजाइटी करने की ज़रूरत नहीं है, एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है. आपको पेशेंस भी रखना होगा, आपको धीरे धीरे चलते जाना है स्टेप बाय स्टेप, और पेशेंस रखिए और कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. इट विल बी ब्यूटीफुल. इट ऑल्सो कम्स देयर द प्लानिंग पार्ट ऑफ इट, कि आप प्लान कैसे कर रहे हैं जी. कि एक छोटे मतलब कितने जो आपने दिन का टाइम डिवाइड किया है, तो आप उस टाइम पर वही सोचना है, बाकी चीजों से अपने आप को काटना है. अगेन दिस इज डिसिप्लिन. अगेन दिस इज डिसिप्लिन, और उसको छोटे छोटे सेक्शंस में बांटना है कि जब मैं इतने टाइम के लिए मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है या ये पोर्शन पढ़ना है, तो ओनली थिंक अबाउट दैट, रेस्ट वी शुड नॉट बी थिंकिंग ऑफ. जी, तो यहाँ बात हो रही है डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी, प्लानिंग और फोकस. ये सब बात कर रहे हैं कि पढ़ाई तो बच्चे करते ही हैं और उस पर पूरी तरह से टीचर्स फोकस करते हैं, स्कूल में फोकस किया जाता है, पेरेंट्स इस पर ध्यान देते हैं. लेकिन जो बातें जो आज हम बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, कंसिस्टेंसी की, फोकस की, एटीट्यूड बिल्डिंग की, इसकी क्या स्कूल्स में बात की जाती है और कैसे की जानी चाहिए, कितनी ज़रूरत आप समझते हैं प्रोफेसर हनीत? देखिए, बात आप लोगों के जैसे इस तरह के प्रोग्राम से इनके थ्रू भी बात हो रही है, और हर स्कूल में जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत सारे काउंसलर्स भी अब अपॉइंट हुए हैं जो इस तरह की बात करते भी हैं और समझाते भी हैं. तो ये तो हमें दिखने में आ रहा है कि बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे, आप मानेंगे, बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड में एक्चुअली चेंजेस आ भी रहे. जब यहाँ पर आते हैं, वो एडमिशन्स के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं हमने साइंस ली थी, अब लेकिन हम ह्यूमैनिटीज़ करना चाहते हैं. पेरेंट्स आर नाउ ओपन टू इट. मैंने तो बहुत सारा हमारे पास डेटा ही है जो इन बातों को बताता है कि कैसे बच्चे अब अपने पैशन को और अपनी जो सब्जेक्ट को वो चाह रहे हैं उसको वो परस्यू भी कर रहे हैं. हमारे टाइम पे तो 3 ही स्ट्रीम्स होती थी, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, और उसमें भी माना जाता था कि साइंस ये करेगा या नहीं करेगा. अब तो आप ह्यूमैनिटीज़ के साथ भी इतनी अच्छी फील्ड्स में जा रहे हैं, आप अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं. सो आई एम श्योर दिस पॉजिटिविटी इज़ कमिंग अप. वी कैन सी दिस इन दी स्कूल्स में बहुत सारे जो काउंसलर्स है वो इस बारे में बात भी करते हैं. तो ये एक चेंज तो हमें बहुत एविडेंटली नज़र आता है जब छोटे बच्चे, हमारे छोटे मतलब क्लास 12th के बच्चे जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आते हैं, दिल्ली में एडमिशन लेने के आते हैं, और बहुत दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत तरह से स्टूडेंट्स आते हैं. इट्स वी हैव अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीबडी फ्रॉम द कंट्री. तो मैं देखती हूँ कि जो बाहर के राज्य हैं उनसे भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं. सो देयर इज अ पॉजिटिविटी दैट आई कैन सी, आई कैन फील इट थ्रू दिस इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स. सो आई एम श्योर दैट वी आर वर्किंग पॉजिटिवली टूवर्ड्स इट. जी बिल्कुल. प्रोफेसर सुस्मिता, आप लगातार बात कर रही हैं कि कैसे आर्ट इंटीग्रेशन के ज़रिए एटीट्यूड बिल्डिंग की जा सकती है. फिर से आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे पेरेंट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए, टीचर्स को, और क्या अवेयरनेस की कमी है कि कैसे आर्ट इंटीग्रेशन के ज़रिए स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, एग्ज़ाम फोबिया को कम किया जा सकता है. क्या लोगों को ये टेक्निक्स पता है या अवेयरनेस की कमी है? डेफिनेटली थोड़ी अवेयरनेस की तो कमी है. लाइक जिस तरीके से हम आर्ट को समझते हैं
कि सिर्फ रियलिस्टिक ड्राइंग ही आर्ट है, सो हमें उससे बाहर निकलना होगा। कि जहाँ पर आर्ट में एक बात की जाती है कि ऑनेस्टी और ओरिजिनलिटी की बात की जाती है, कि जो अंदर है वो आपने बाहर निकालना ही निकालना है, दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करना, यहाँ पर अपनी ऑनेस्टी और अपनी ओरिजिनलिटी पे फोकस करना है। आप कोई चीज़ अच्छी कर सकते हैं तो मे बी दूसरा जना कोई और चीज़ ज़्यादा अच्छा बेहतर बना सकता है। तो स्किल से ज़्यादा यहाँ एक्सप्रेशन की बात होती है, और ये जो एटीट्यूड बिल्डिंग हमारा होगा इसमें, तो वो स्टडीज़ में भी डेफिनेटली जाएगा कि मैंने अपना 100% दे दिया, नाउ आई डोंट हैव टू बॉदर अबाउट एनी XYZ थिंग्स विच इज़ कमिंग टू माई माइंड, आई हैव डन माई 100% एंड द स्टोरी इज़ ओवर। और इसमें एक चीज़ और है कि समराइज करना, वहाँ पर भी हम आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। लाइक अभी हमने बात की थी प्लानिंग की, तो जब हम प्लान कर रहे हैं उसके बाद जब हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा या कोई कंटेंट पढ़ा, तो उसको जैसे हम निमोनिक्स की बात करते हैं कि कुछ वर्ड बना लिया जाता है अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर हम विजुअल निमोनिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं आर्ट का। जैसे कोई चीज़ हिस्ट्री का लेसन है, तो हिस्ट्री का पूरा लेसन आप पढ़ के उसको एक स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर उसके ऊपर उससे रिलेटेड विजुअल्स बना के, सो वंस दैट विजुअल इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेंसेस आर बीइंग यूज्ड, यू नो, मोर ऑफ द सेंसेस आर बीइंग यूज्ड। जैसे ही आपकी आंख भी उसमें इन्वॉल्व है, आपके हाथ भी इन्वॉल्व है और जहन भी उसमें इन्वॉल्व है, तो वो जो उसका रिटेंशन पावर है उस कंटेंट का, तो वो आप उसके अंदर फ़ायदा होता है हमें, और पूरा उसको समराइज़ करके हमें एक विजुअल फॉर्म में देने से काफ़ी उसमें फ़ायदा होता है। और जब हम उसको साल के एंड में या एग्ज़ाम्स के टाइम पे जब हम उसको दोबारा से उसको हम रिवाइज़ करते हैं, तो पूरा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट एक विजुअल सामने आ जाता है, तो वी आर एबल टू डू दैट। जी, मैं इसमें कुछ टिप्स ऐड करने की कोशिश करूँ। बिल्कुल प्रोफेसर हनीफ। बहुत सारे ऐसे स्टडी टिप्स हैं, जैसे सुष्मिता जी बता रही हैं, जिसमें गैजेट्स को भी आप यूज़ करके कर सकते हैं। आपको लग रहा है आपको कुछ चीज़ें रिटेन करनी है, तो हम लोग जैसे कर लेते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप अपने आप से ही बना लिया, उसमें अंदर आप वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं उसको, आप टेक्स्ट भी अगर पढ़ रहे हैं तो वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए। आप मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी अगर जा रहे हैं, तो अपनी आवाज़ को एक बार दोबारा सुन लीजिए। आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है, वहीं पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कीवर्ड्स हैं उन्हें लिख लीजिए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। आपके पास फ़ोन पे भी है, नोट्स बना लीजिए, उसमें देख लीजिए। आप कहीं भी जा रहे हैं उनको बस क्विक रेफरेंस, और वो धीरे धीरे उनको कम करते जाइए। जितना बड़ा टेक्स्ट पहले था उसको फिर दोबारा पढ़ेंगे या दोबारा सुनेंगे, उसे कम कर दिए। एग्जाम से एक दिन पहले जो मैम ने बताया, आपके निमोनिक्स हैं या कीवर्ड्स हैं, उन्हें भी आप थोड़ा सा अगर रिवाइज करके चले जाएंगे, तब भी देखिए मैजिक वुड हैपन। वो भी आपको एक क्विक रेफरेंस में आपको पूरा पुराना सब याद आना शुरू हो जाएगा। हम लोग बहुत ऐसे करते थे, हम अपनी टेबल पे चिपका लेते थे, कमरे के बाहर, जैसे मैथ्स के बहुत फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। तो मुझे याद है जब हम छोटे थे तो मैंने अपनी दीवार पे पूरे फॉर्मूलाज लगा लिए थे। वो फॉर्मूलाज भी इस फॉन्ट के थे कि मुझे लेटे हुए भी नजर आ रहे, बहुत छोटा छोटा नहीं कि मैं उठ के उसके पास जाऊंगी। अगर मैं यहाँ लेटी और मेरी दीवार पे पीछे दिख रही है तो वहां भी मुझे दिख रहे थे। सोते जागते दिखते रहते थे, वो अपने आप ही लर्न हो गए। एडिंग टू दिस, यू नो, वो जो आप बना रहे हैं अगेन, उसमें हम कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, हाँ, कि कलर से भी हम उसका सिग्निफिकेंस और उसका जो फॉन्ट साइज, जैसे इन्होंने बताया कि एक तो इमेजेस आ गई, और वो भी दूसरा टेकिंग फ्रॉम हर अगेन, यू नो, कि रिकॉर्डिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, यू नो। यहाँ पर हमारे ही डिपार्टमेंट में कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते थे कि दे हैड अ वेरी गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टुगेदर, और वहाँ पर वो क्या करते थे कि एक टॉपिक एक स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, सो दिस इज़ वेयर, यू नो, आवर स्टूडेंट्स वंस दे शेयर्ड विद अस कि वो कॉलेज के बाद भी इकट्ठे सब बैठते थे, और हमने बोला कि इतनी देर तक आप बैठे हुए हो, तो कहते मैम बड़ा मज़ा आता है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। कैसे मज़ा आता है? अब उन्होंने बताया कि मैम ये टॉपिक इनको अच्छी तरह से आता है, तो और ये इनका हमने ना टॉपिक्स डिवाइड कर लिए आपस में, और फिर हम एक दूसरे का जब सुनते हैं, सो दूसरे को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ पर द कंटेंट रियली गोज विद इन आवर ओन सेल्फ, उसका रिटेंशन बहुत देर तक रहता है, रिटेंशन टाइम एक्चुअली इंक्रीज हो जाता है। तो एक्सप्लेन करते हुए एक अलग चीज़ अंदर जाती है, और खुद अकेले बैठ के पढ़ना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। सो स्पेशली द थिंग्स विच आर
वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो हर इंसान का हर इंसान डिफरेंट है। एक टॉपिक उसको आसान लगेगा, दूसरा टॉपिक किसी और को आसान लगेगा। सो व्हेन दे स्टडी, सो देन दे से कि हम ना प्रेजेंटेशंस लेते हैं फिर एक दूसरे की। तो जब सुनते हैं तो अगर सामने कोई एक्सप्लेन करने वाला मतलब ऐसा चांस नहीं है कि स्टूडेंट सामने बैठे हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, देन आई फील व्हाट प्रोफेसर हनीद सेड, सो इट मेक्स, तब आप रिकॉर्ड कर लें जब अकेले बैठे। जी बिल्कुल। प्रोफेसर हनीद, आपको भी कोई ऐसा आपके साथ स्टूडेंट्स हो जिन्होंने कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो या देखा हो कि किस तरह से वो तैयारी करते हैं? सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। कोई सुन के करता है, कोई रीडिंग करके करता है, कोई दूसरा समझाए तो ज़्यादा अच्छे से, या कोई दूसरों को पढ़ा कर ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, रिटेन कर सकता है। कोई ऐसा वाक्य? जैसा ये बता रही है, ये हम सेमी डिपार्टमेंट के, तो ये इंसिडेंस हम सबके साथ ही हुआ है। ये फ्लो चार्ट में एक बार आप डेटा मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को है, अगर आप फ्लो चार्ट में, जैसे मैथ्स में तो मुझे मालूम है बहुत सारा हायरार्की होता है, आपने पुराना कॉन्सेप्ट किया है तो आप आगे कर पाते हैं, तो आप एक तरह का एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि ये ऐसे आगे जाएगा, या कुछ की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप कर लीजिए। बहुत सारे तो अब हमारे पास एग्जाम्पलर्स भी आते हैं जहाँ पर आपको मिल जाता है मौका कि आप दोबारा से उसको देख सकें, दोबारा को पढ़ सकें। तो इस तरह से कोई जैसे इन्होंने बताया, मैं शायद यही वाक्य यूज़ करती, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको किस चीज़ में अच्छा लग रहा है। आपको प्रेजेंटेशन बना के रख रहा है, आप अपना वीडियो बनाना चाहें तो आप वीडियो बना के रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने आप को ही दोबारा देख लीजिएगा। आप नोट्स बना के रख लीजिए, आप वॉइस रिकॉर्ड कर, मतलब इतने अब तो हमारे पास जब गैजेट्स आर, वी आर सो fortunate that we are living in such a stage that everything is so handy, everything is available with us, और कहीं भी आप लेके जा सकते हैं। छोटे से गैजेट में भी आप रिकॉर्ड करके आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एज। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे आप रिटेन कर सकते हैं जो कुछ आपने पढ़ा है, और किस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं, ये हमारे दोनों गेस्ट बता रहे हैं बड़े अच्छे से। प्रोफेसर सुष्मिता, आप बार बार बता रहे हैं कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे जिनको ड्राइंग नहीं आती, फिर क्या करेंगे? सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। जब हम ये कहते हैं कि वो ड्रॉ कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम रियलिस्टिक ड्राइंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सिंबल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर आपने उस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया और आपने एक सिंबल बना दिया। नाउ हियर आई विल टॉक अबाउट वन ऑफ द एग्जांपल्स। जैसे आपको अपने आप को एक काउंटर सजेशन देना है कि आपके पास हाईएस्ट पोटेंशियल है, और आपकी आइडेंटिटी जो है ना, आपकी रियल आइडेंटिटी इज दैट यू हैव हाईएस्ट पोटेंशियल, एंड नॉट ओनली आई बट एवरीबडी हैज़ हाईएस्ट पोटेंशियल, एंड इफ़ आई थिंक लाइक दिस, विक्ट्री इज अश्योर्ड फॉर मी। तो ये एक लाइन है कि डेली अपने आप को बताना कि आई एम नो लेस देन एनीबडी, यू नो, आई हैव ऑल द पोटेंशियल्स। अब इसको हम विजुअल फॉर्म में कैसे बनाएंगे? एक निमोनिक्स कह लें इसको, या फिर इसको पेंटिंग कह लें। तो सबको अंगूठा तो बनाना आता ही है। अगर अंगूठा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए कोई बात नहीं, बिकॉज इट हैज़ टू सर्व अ पर्पस। पर्पस यहाँ पर रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं है, पर्पस यहाँ पर है कि एक सिंबल देना और जो मुझे समझ में आ जाए। तो एक पेंटिंग है जिसमें रियल आइडेंटिटी की बात हुई है, तो वहाँ पर अपने आप का चेहरा नहीं बनाना, आपको कुछ नहीं। सो हर इंसान का बनाने का तरीका अलग है। उसमें हमने क्या किया है, सो उसमें एक अंगूठा बना हुआ है और उसके बीच में बुधा है। सो बुधा अगेन हेयर इज सिंबॉलिक ऑफ हाईएस्ट पोटेंशियल, कि आपका जो सबकी जो आइडेंटिटी है, जब हम वोट देने जाते हैं तो वी गिव आवर थंबप्रिंट देयर, तो थंबप्रिंट बना दिया और बीच में बुधा बनाया, और विच सेज दैट माय रियल आइडेंटिटी इज दैट आई एम अ बुधा और आई हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल। और उसके बेस पे बहुत सारी बोट्स बनाई जिसमें हर एक बोट के ऊपर फ्लैग है। सो here again, you know, it is a symbol for me, it is a kind of a counter suggestion to my own self कि मेरे अंदर highest potential है। तो ये एक पेंटिंग है। दूसरी एक और पेंटिंग है जिसमें अगेन इट इज़ यू नो काउंटर सजेशन टू योर ओन सेल्फ कि आज अगर कुछ मुश्किल है तो कल ये मुश्किल चली जाएगी। तो आज अगर मुझे ऐसे लग रहा है तो ये परमानेंट फेज नहीं है। ज़रूरी नहीं है बच्चे को सिर्फ पढ़ाई का ही स्ट्रेस हो, उसको बाकी चीज़ों का भी स्ट्रेस हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि घर में किसी की डेथ हो जाती है या कुछ और अनहोनी हो जाती है जो आपने फोर्सी नहीं की होती। सो दैट ऑल्सो गिव्स अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेस एंड इट इम्पैक्ट्स द स्टडीज़, यू नो। सो वहाँ पर जैसे एक पेंटिंग की मैं और बात करूँगी, विंटर ऑलवेज चेंजेस इनटू स्प्रिंग। उसमें क्या है, एक बड़ा सा सूखा हुआ पत्ता है, उस सूखे हुए पत्ते में एक छोटा सा ट्री बनाया गया है और वो बिल्कुल चेरी ब्लॉसम जैसे होता है, वो उसमें वो चेरी ट्री है एक्चुअली। तो वो
पेड़ उसमें से निकलता हुआ है. Again, it is a counter suggestion to your own self that this hard phase is definitely going to pass away and again that happy days are going to come back. So इस तरीके के visuals, इस तरीके के लोग, इन तरीकों के लोगों से, जैसे अभी हमने बात की थी कि ऐसे अगर हम इन्हीं लोगों से, इन्हीं visual से, इन्हीं thought process के लोगों से मिलते हैं, so definitely it makes a very deep impact on our psyche. तो ये जब हमारा वे ऑफ लिविंग में चीज़ आ जाती है, सो देन आवर इनर स्पिरिट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन द आउटर नेगेटिव सजेशंस जो हमें मिलते हैं. मे बी यू नो कोई कहीं पे भी कुछ भी बोल सकता है, देन हम वल्नरेबल नहीं रहते उस चीज़ को, क्योंकि अंदर स्पिरिट बहुत स्ट्रांग हो चुकी है. स्पिरिट बहुत स्ट्रांग हो चुकी है. और इट्स ऑल अबाउट कि एटीट्यूड बिल्डिंग. आपका एटीट्यूड कैसा है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए. यहाँ पर प्रोफेसर हनी, इतना हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस कई तरह का हो सकता है और स्ट्रेस इतना ज़्यादा बच्चों को हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कई बार, और उसके आउटकम हमने देखे हैं कि काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं. कभी कभी कुछ सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी हो जाते हैं. तो ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या क्या डॉक्टर को भी कंसल्ट करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को, क्या आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ अ वेरी टची थिंग दैट मैं बहुत बार देखती हूँ. सबसे पहले ये जो शब्द है अपने आप में डिप्रेशन, दिस इटसेल्फ इज़ वेरी हेविली लोडेड. मैं सच में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स से भी कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, सैडनेस, इनमें तो पहले आप खुद अंतर जानिए. स्ट्रेस बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है. जैसे आज एग्ज़ाम का टेस्ट का स्ट्रेस है, बच्चे घर आएंगे और वो स्ट्रेस एकदम से ख़त्म हो जाता है. ये डिप्रेशन नहीं है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक. डिप्रेशन इज़ वेरी हेविली लोडेड, इट इज़ वेरी लॉन्ग, इट लास्ट फॉर लॉन्ग, देन देर आर मेनी अदर सिम्टम्स. कई बार हम भी अननोइंगली ये शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं और आप जान भी नहीं रहे हैं. घर में इस तरह का एक वातावरण या बातचीत हो रही होती है जिससे ये शब्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने शुरू हो गए. अवॉइड करिए प्लीज़. सुसाइड, डिप्रेशन, ये बहुत हेविली लोडेड है. आपको घर में सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही इस्तेमाल नहीं करने हैं. सैडनेस, उदासी है, शॉर्ट लिव्ड है, एग्जाम खत्म होंगे, खत्म भी हो जाएगी, बच्चे खेलने भी चले जाएंगे और किसी ना किसी और अन्य कार्य में भी व्यस्त भी हो जाएंगे. तो सबसे पहले तो सबसे मेरी गुजारिश है कि ये शब्द ही ना यूज़ करें. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपको लग रही है तो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी विजिलेंट. देखिए, आप बच्चों के साथ रहिए, लेकिन आप उनको देखते भी रहिए, निगरानी में भी रखिए. अगर आपको लग रहा है दैट इट इज़ थोड़ा सा परसिस्टेंट है, उदासी थोड़ी लंबी जा रही है, रो रहे हैं बच्चे या बहुत ही इस तरह की सिचुएशन में आ रहे हैं कि वो अपनी हेल्पलेसनेस दिखा रहे हैं, देन इज़ द रियल टाइम दैट यू हैव टू कम. फिर आपको आना है बच्चों को सपोर्ट देने के लिए, उन्हें सिर्फ ये बताने के लिए कि वो करेंगे. ये उनकी ही बैटल है, उन्हें करना है, उन्हें एग्ज़ाम्स में अच्छे अंक लाने हैं या जैसे भी अपना पढ़ के आगे निकलना है. आप उनकी यही मदद कर सकते हैं कि आप उनको अच्छा खाना दें, अपना माहौल अच्छा रखें, घर का माहौल ऐसा हो कि वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े. तब भी ये शब्द आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं. नेवरदलेस, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत आगे, अगर आपको लग रहा है कि आपके दायरे से भी बाहर बात जा रही है कि बच्चे बिल्कुल आपको नहीं कर पा रहे हैं, तब आप किसी काउंसलर की या किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेकर तुरंत उसको एड्रेस करने की कोशिश करिए. अगर आप ये सब करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी टाइम पे किसी भी एक्सट्रीम, और भगवान न करे कभी किसी के साथ भी कोई ऐसा हादसा हो भी, बिकॉज दिस इज़ रियली दैट यू नो इट गिव्स यू, मुझे अभी कहते हुए ऐसा लगता है जैसे मेरे गूज बम्स आ रहे हैं कि किसी के साथ भी कुछ ऐसा हो जाए. दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अभी तो शुरुआत हुई है, 2020 में ही तो आई है. अभी आप देखिए और 5 साल में और 10 साल में इंडिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे. इतना रैपिड फ्लो आ रहा है इन्फॉर्मेशन का, इतना रैपिड हम चेंजेस कर रहे हैं कि अब आप बच्चे जिस फील्ड को करना चाहेंगे, साइंस नहीं आती, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, वो भी नहीं है तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स, वो भी आपको उतने ही लेवल पे लेकर जाके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री या पीएचडी करा सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज भी, जितना आपको एकेडमिक्स में मिलता था. दैट्स द रैपिडिटी ऑफ रैपिड एक्सप्लोजन ऑफ एजुकेशन दैट वी आर सीइंग दीज डेज. तो ये मत सोचिए, ये मत लगाइए, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये एंड ऑफ समथिंग है. एग्जाम्स आर जस्ट वन फेज. दे डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, दे डोंट डिसाइड योर करियर, दे इट्स जस्ट वन माइलस्टोन दैट यू हैव टू क्रॉस. बस छलांग मार के उतर जाइए उसको,
फिर देखिए आपकी ज़िंदगी आगे कितनी अच्छी चलती जा रही है। तो एक स्पीड ब्रेकर ज़रूर आ जाता है, लेकिन उस स्पीड ब्रेकर को हमें निकालना है पॉजिटिवली। बिल्कुल। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंसिडेंट विच हैपेंड इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, कि जहाँ पर स्टूडेंट ने एक ड्राइंग बनाई और उसमें उसने ऑलरेडी दिखा दिया था कि कुछ आग लगी हुई है, एंड दैट चाइल्ड वाज देयर, नॉट चाइल्ड आई शुड से, कि आर्ट स्टूडेंट था वो, और उसने उसमें दिखा दिया था, और उसकी जो चेकिंग हुई थी वो कुछ एग्जाम्स में उसने बनाया था, वो बाद में हुई थी, और तब तक उसने सुसाइड कमिट कर लिया था जी। सो वहाँ पर हमने देखा कि आर्ट में इट इज़ अ कैथारसिस। तो डिप्रेशन किस लिए होता है? क्योंकि आप अपने मन की बात किसी को कह नहीं पाते हो जी। और आप सारा जो मटेरियल है, सारा कंटेंट में भी वट एवर इज नेगेटिव कंटेंट आपके अंदर वो जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। एंड इन टूडेज वर्ल्ड नोबडी हैज सो मच ऑफ अ टाइम टू लिसन टू द अदर पर्सन। जी। फ्रेंड्स के सामने बच्चे बात करते हैं तो वो मजाक उड़ाएंगे या टीचर्स जज करेंगे, तो दिस फियर ऑफ जजमेंट इज ऑल्सो देयर। तो अगर हम, जैसे आपने अभी बात की, तो आर्ट को कैसे यूज़ किया जा सकता है, सो ऐसे टॉपिक्स देना, कि जैसे हमने ये भी देखा कि क्लास में एक वर्कशॉप करवाई, तो उसमें हमने ये भी देखा कि स्टूडेंट्स को कहा कि जो चीज़ तुम्हारे दिमाग पे सबसे ज़्यादा सवार है इस टाइम पर, मे बी इट इज़ हैप्पीनेस और मे बी इट इज़ सैडनेस, सो उनको बोला गया कि 5-7 मिनट आप आंखें बंद करके बैठिए। बिलीव इट, उसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू थे उस टाइम, जब उनको बोला गया कि अब यू कम बैक, यू नो, तो आंखें बंद करके उन्होंने मेडिटेट किया और अपने वो इंसिडेंट सोचे। सो दैट अल्टीमेटली, यू नो, और जब लाइट्स ऑन की गई, ये लाइट्स ऑफ किया था हमने कि वो वर्कशॉप में, और जब लाइट्स ऑन की गई तो कई स्टूडेंट्स आंखें मलते हुए नजर आए हमें। एंड उसके बाद जो उन्होंने बनाया, और हमने बोला कि जो तुम्हारे मन में जो सबसे ज्यादा दुख है या खुशी है वो निकाल दो पेपर पे। तो कई स्टूडेंट्स ने, किसी ने अपनी दादी की डेथ दिखाई, एक स्टूडेंट उसमें था जिसने ये दिखाया कि उसको डिप्रेशन किस बात पे था कि मेरी दादी को, मैं उनकी डेथ हो गई और मैं उनके साथ बैठ के, मतलब मैंने उनको टाइम नहीं दिया। सो ये भी एक कारण था उस स्टूडेंट का डिप्रेस होने का, और वो ज़्यादातर क्लास में होती नहीं थी। तो एक दिन उससे बात की गई, भाई क्लास क्यों तुम नहीं अटेंड कर रहे हो? एंड देन शी सेड कि ये वाला टाइम मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और मेरी डिप्रेशन की दवाई चल रही है जी। और उस स्टूडेंट से जब बात की गई, और तो बिल्कुल खुलासा हुआ कि शी समवेयर हैड अ गिल्ट, कि मेरी दादी मुझे कहती रहती थी मेरे साथ बैठो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, बट शी वॉज नॉट एबल टू डू। सो जब ऐसा हम आर्ट में ये चीज़ों को हम एड्रेस कर सकते हैं, कैथार्टिक है कि जो मन में है उसको बाहर लाना है थ्रू द डायलॉग और मे बी एनी ऑफ द आर्ट फॉर्म। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि एक आर्ट एक ज़रिया हो सकती है जब आप एक्सप्रेसिव हो सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस होते हैं जो ब्लॉक्ड होते हैं, जो जाने जा सकते हैं, उस पर वर्क किया जा सकता है। हमने आज काफ़ी ऐसे पहलू छुए जो कि पढ़ाई से अलग हटके थे, जिन पर कि काम किया जाना चाहिए। टीचर्स को, पेरेंट्स को किस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए, बच्चों को खुद किस तरह से इस तरफ ध्यान देना होगा और काम करना होगा। आप दोनों ने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात की एग्ज़ाम फ़ोबिया पर, और किस तरह से एग्ज़ाम फ़ोबिया हो सकता है, कैसे पेरेंट्स उसमें ध्यान दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को, किस तरह से ध्यान दे सकते हैं, टीचर्स किस तरह से रोल इसमें अदा कर सकते हैं, ये सब हमने चर्चा की। और बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये बस एक छोटा सा एग्ज़ाम है जिसके स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसको सिर्फ एक, जैसे कि हमारे गेस्ट ने कहा कि इसको बस छलांग लगा के दूसरी तरफ जाइए और फिर देखिए आपके पास कितने सारे और ऑप्शंस में मौजूद हैं। तो आज के हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। 60